चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कुदरत के कहर की तस्वीर, प्रलय के आहट की तस्वीर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2025 के शुरुआत में ही 3 ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो परेशान करने वाली हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए 3 तस्वीर आपके सामने हैं। मक्का मदीना में बाढ़ की तस्वीर, इसके बाद नेपाल और चीन में भूकंप जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और इसके साथ साथ एवलांच की बात की जा रही है। हालांकि उस एवलांच के बारे में बताया गया है कि उस एवलांच को जानबूझकर अंजाम दिया गया था जिससे बड़े खतरे को टाला जा सके। लेकिन 3 तस्वीरें कुदरत के कहर की तस्वीर की तस्दीक करती हैं। प्रलय के आहट की 3 तस्वीरें आपने देख ली। एक और जहां पर बाढ़ की तस्वीर है, वहीं चीन नेपाल में 7 तीव्रता से ज्यादा वाला भूकंप, और भारत में पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीर। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात इस तरह की हो रही है, खतरे की हो रही है, तो एक और खतरा है जो परेशान कर सकता है, HMPV वायरस। इस बारे में भी आपको बताएंगे क्योंकि 2025 के दस्तक देते ही एक साथ ये चारों तस्वीर सामने आई है। लेकिन प्रलय की आहट की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं और डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बात भूकंप की जिसने चीन में जबरदस्त तबाही मचाई है। सुबह करीब 6:30 बजे तिब्बत में रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसके केंद्र में शिजांग में जमीन के से नीचे 10 किलोमीटर इसका केंद्र बताया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि तबाही किस कदर हुई है। जो मोबाइल से विजुअल्स बाहर आए हैं, जो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए हैं, उसमें जितने घर आपको दिखेंगे सब के सब आपको डैमेज दिखेंगे, टूटे हुए दिखेंगे, सड़कों पर दरार दिखेगी, गाड़ियां किस तरह से सड़क पर गड्ढे बने उसमें धंस गई गाड़ियां। यह तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। तस्वीर जरा फुल स्क्रीन देखिए। चीन में भारी तबाही इस भूकंप ने मचाई है, तिब्बत में भारी तबाही मचाई है, नेपाल में भी भारी तबाही हुई है। डर का आलम है नेपाल में। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी 7 से ज्यादा थी। लोग जहां थे वहां दहशत में आ गए, डर गए कि आखिर यह क्या हो रहा है, किस हिसाब से धरती डोल रही थी। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि धरती हिलने की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, और 5 से ऊपर वाला जो भूकंप होता है वो खतरनाक कैटेगरी में काउंट किया जाता है। रिक्टर स्केल पर चीन और नेपाल में आई भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर धरती हिल रही होगी, लोगों को कितना झटका महसूस हुआ होगा। आलम तो यह था कि दिल्ली NCR तक भी इसके झटके महसूस किए गए। 400 किलोमीटर दूर तक इसका असर देखने को मिला। इस भूकंप में अब तक 95 लोगों की मारे जाने की खबर है, 130 लोग घायल हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। भूकंप के बाद कई इमारतें धराशायी हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू किया जा रहा है। चीन की स्टेट काउंसिल ने भूकंप प्रभावित इलाके में टास्क फोर्स भेज दी है। लेवल 3 की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। रेस्क्यू में चीनी एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। चीन में लेवल 3 की इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है जब दुर्घटना बहुत बड़ी हो, कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट की सरकार उससे नहीं निपट सकती है, फिर यह लेवल डिक्लेयर होता है। ऐसे हालात में चीन की सरकार तत्काल केंद्र से मदद भेजती है। भूकंप की वजह से कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह डैमेज हो गया है। बिजली और पानी दोनों की सप्लाई बाधित हुई है। भूकंप के मद्देनजर चीन ने माउंट एवरेस्ट के टूरिस्ट इलाकों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का असर चीन के अलावा नेपाल, भूटान, भारत के सिक्किम, उत्तराखंड तक दिखा। फिलहाल भारत में इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। पहले भूकंप के बाद 2 आफ्टर इफेक्ट भी आए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 400 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी इसका अच्छा खासा असर दिखा। काठमांडू में भी इमारतें बहुत तेजी से हिल रही थी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं नेपाल की। आइए, यह नेपाल की तस्वीर है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसको, ये CCTV में कैद हुई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो झटका है वो यहां पर महसूस किया जा रहा है नेपाल के इस इलाके में, यानी कि चीन से 400 किलोमीटर दूर तिब्बत से। और जैसे ही लोगों को लगा कि भूकंप आया, लोग तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे। नेपाल में भूकंप का असर इस तस्वीर को देखकर से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें, इस तस्वीर को भी मोबाइल फोन कैमरे से कैद किया गया है। जैसे ही भूकंप का अंदाजा हुआ, लोग बाहर आ गए। नेपाल में इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं, लेकिन वहां पर पर्यटकों के बीच भी दहशत मच गई क्योंकि नेपाल ने भूकंप का एक खतरनाक इतिहास देखा है। वैसे तिब्बत में आया भूकंप पिछले 5 साल में 200 किलोमीटर के दायरे में दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसका सेंटर उस जगह पर मौजूद है जहां भारत और
यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। आपको फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाते हैं। अब कहा यह जाता है कि भारत और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय के पर्वतों में ऊंची तरंगें उठती हैं। हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स फ्लोट करती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने से प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है और इसी डिस्टर्बेंस के बाद सतह पर बहुत तेज भूकंप आता है। अब आपको कुदरत के कहर की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं सऊदी। प्रलय की आहट क्यों कह रहे हैं? 2025 के शुरुआत में जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर आप देख लीजिए। सऊदी अरब की यह तस्वीर, क्या आप इस तस्वीर पर यकीन करेंगे? आपको लग रहा होगा कि यहां तो रेगिस्तान होनी चाहिए, यहां पर रेत के टीले होने चाहिए, लेकिन नहीं, यह सऊदी अरब से आई तस्वीर है। सऊदी अरब का जब जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में मक्का, मदीना और रेगिस्तान की तस्वीर बनती है, लेकिन हालात आप देख लीजिए। हालात बदल गए हैं। गाड़ियां डूबी हुई हैं, सड़कें डूबी हुई हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए और यह तस्वीर आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। भारी बारिश के बाद सऊदी में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ओला, तूफान और बारिश के बाद मक्का, मदीना में भारी तबाही को देखने को मिल रही है। पूरे सऊदी अरब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही जो है वो मक्का, मदीना और जेद्दा शहर में देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सऊदी अरब में बारिश लगातार होने की आशंका है, जिससे और ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि मक्का, मदीना और सऊदी यानी कि खाड़ी मुल्क में कहीं भी इस तरह की बारिश हो सकती है जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। गली गली की तस्वीर आप देखिए। रेतीला पानी किस तेजी के साथ इन इलाकों में उतरता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरब में मक्का, मदीना मुसलमानों के बेहद पवित्र तीर्थस्थल माने जाते हैं, जहां दुनिया भर से हर साल लाखों मुसलमान हज और उमरा करने आते हैं। लेकिन बारिश के चलते शहर डूब गए हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सऊदी अरब सरकार ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है और जरूरत पड़ने पर ही बाहर आने को कहा है। अब आपको जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की तस्वीर दिखाते हैं और इस बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बहुत मोटी बर्फ की चादर जम गई और बड़ी संख्या में पर्यटक इस बर्फ को देखने के लिए पहुंचते हैं, बर्फबारी देखने के लिए पहुंचते हैं। और एवलांच से किसी को कोई नुकसान ना हो, एवलांच ना आ जाए, इसके लिए जो बर्फ जमी होती है पहाड़ियों पर उसको हटा दिया जाता है। कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक एवलांच जानबूझ के कराया गया, एक मॉक ड्रिल कराया गया, जिसकी वजह से वहां पर किसी भी तरह से कोई एवलांच ना आए, पर्यटकों की जान को कोई खतरा ना हो, लोगों की जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन बर्फबारी जबरदस्त देखने को मिल रही है, जिससे मुगल रोड, श्रीनगर, लेह रोड, सोमनाथ किश्तवाड़ रोड, गुरेज हाईवे को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिन तक बर्फबारी जारी रह सकती है। उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। साथ ही उत्तर भारत के बाकी राज्यों में तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। देश के 16 राज्यों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिसमें पंजाब, जम्मू, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में विजिबिलिटी घटकर 0 हो गई है, जिससे कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। अकेले यूपी में ही 25 फ्लाइट और ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। प्रलय की आहट में बात वायरस की। क्या ये वायरस HMPV क्या खतरनाक है, परेशान होना चाहिए? सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। चीन से निकलकर HMPV भारत पहुंच चुका है। लगभग 8 केस अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। लोगों को डर है क्योंकि इसके सिम्टम्स कोरोना से मैच करते हैं और लगातार लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हमने फैसला कि खबर हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ अपडेट देंगे और आपको जागरूक रखेंगे। पहली बात, अभी तक कहां केसेस आए, किन किन राज्यों में आए, ये बता देते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में 2-2 केस सामने आए हैं। बंगाल, गुजरात में अभी तक 1-1 केस सामने आए। अब कौन सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है? सबसे ज्यादा शिकार इसके अभी तक बच्चे हो रहे हैं। HMPV का सबसे ज्यादा अटैक बच्चों पर देखने को मिला है। 8 में से 6 बच्चे हैं जो इस वायरस से संक्रमित हुए हैं।
बेंगलुरु में 3 महीने और 8 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। गुजरात में 2 महीने का बच्चा एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया है। नागपुर में 7 साल और 13 साल की बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। बंगाल में 5 महीने का एक बच्चा पॉजिटिव मिला है। जो बच्चे बेहद कम उम्र के होते हैं, कुछ महीने के होते हैं, उनमें एचएमपीवी का संक्रमण हो सकता है। जो बुजुर्ग हैं, 65 साल से ऊपर हैं, उनमें एचएमपीवी का संक्रमण हो सकता है, या वो युवा, वो शख्स या कोई भी इंसान जिसकी इम्यूनिटी वीक है, किसी तरह की दवाई चल रही है, किसी बीमारी से ग्रसित है, उनको भी एचएमपीवी का संक्रमण हो सकता है। बच्चों के अलावा चेन्नई में एक 45 साल के व्यक्ति में एचएमपीवी का संक्रमण मिला है। वहीं तमिलनाडु के सलेम में 69 साल के एक बुजुर्ग में एचएमपीवी का संक्रमण मिला है। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एचएमपीवी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने यह कह दिया है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद यह दुनिया भर में फैला। यह सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से तेजी से फैलता है। यह सभी एज ग्रुप के लोगों पर सीधा असर करता है। WHO हालात पर नजर बनाए हुए है और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. लेकिन कोरोना वायरस भी कोई नया वायरस नहीं था। कोरोना वायरस लेकिन खतरनाक बन गया था क्योंकि कोरोना वायरस मॉडिफाई हो चुका था। और कोरोना ने कितना नुकसान पूरी दुनिया का किया, ये आप सबको पता है। वैसे जेपी नड्डा ने वायरस को लेकर कहा ये नया नहीं है, तो इसकी डिटेल भी आप जान लीजिए। भारत में 21 साल पहले एचएमपीवी का पहला केस मिला था। सामान्य जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, कोरोना में भी ऐसा ही लक्षण होता था। साल 2001 में मामले की पुष्टि हुई थी। भारत में पहली बार 2003 में इसके बारे में कहा जाता है कि एक केस भी पाया गया। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद संवेदनशील वायरस माना जाता है। एचएमपीवी वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे फ्लू के लक्षण होते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर होता है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण भी आप जान लीजिए। नाक बंद रहना, स्मेल नहीं आना, नाक बहना, सूखी या गीली खांसी होना, हल्का या तेज बुखार की शिकायत होना, गले में खराश और जलन होना, सांस लेने में कठिनाई होनी, थकान, कमजोरी महसूस होना, फेफड़ों में संक्रमण होना, ये एचएमपीवी के लक्षण हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। इसके अलावा चीन के मामलों पर भी नजर रखने की बात कही गई और सरकार की तरफ से कहा गया कि वो इनसे निपटने के लिए या इस तरह के वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। चाइना से कोई भी खबर आती है तो लोग उसको थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट के साथ ही लेते हैं कि भाई जितना बताया जा रहा है उतना है या नहीं है। लेकिन एचएमपीवी के बारे में मैं ये लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगी, एक तो ये कोई नया वायरस नहीं है। दूसरा, अगर ठीक से टेस्टिंग या सर्वेलेंस हो तो ये एक एंडेमिक वायरस है। हो सकता है हमारे भी डिफरेंट एरियाज में हो, तो ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी नहीं है। अभी जो कंफर्म्ड केसेस हैं इंडिया में 2 या 3 केसेस ही हैं। बट साधारणतया जब सर्दी जाने वाली होती है और स्प्रिंग आने वाला होता है तो जो जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उसमें लगभग 6 से 12% आप लगा लीजिए हर 10वां पेशेंट जो है वो एचएमपीवी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ये स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका मतलब ये नया इन्फेक्शन नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप कितना टेस्ट कर रहे हैं, कितना सर्वेलेंस कर रहे हैं। और क्योंकि 99% इन्फेक्शन आपके माइल्ड हैं, सेल्फ लिमिटिंग हैं, और उसके बाद में 1% अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो भी हाई रिस्क ग्रुप में या एक्सट्रीम्स ऑफ एज में हो रही है। तो इसलिए पैनिक करने की या डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचएमपीवी से हम आपको लगातार सावधान करते रहेंगे और अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल इसे फ्लू से बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं जा रहा है, इसलिए डरने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिए, संक्रमण से बचिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए और पब्लिक प्लेसेस में मास्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चॉइस है आपके ऊपर, अगर आप संक्रमण से बचना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपराध पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया है जिसे भारत पोल का नाम दिया गया है।
इससे देश में वारदात को अंजाम देकर विदेश भाग जाने वाले अपराधियों या फिर विदेश में बैठकर गैंग चलाने वाले अपराधियों, इन पर तुरंत एक्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल की शुरुआत की है। सीबीआई के इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे राज्यों की पुलिस किसी भी अपराधी या भगोड़े के बारे में इस पोर्टल से जानकारी ले पाएगी। तस्वीरें आपको भारत पोल की दिखा रहे हैं और भारत पोल की यह तस्वीर जो आपके सामने है, इसमें लॉन्चिंग ऑफ भारत पोल लिखा हुआ है और इसमें देखिए किन दो चीजों को कनेक्ट किया गया है। इसमें सीबीआई, स्टेट पुलिस और भारत पोल को कनेक्ट किया गया, यानी एक डेटाबेस बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि अपराध पर लगाम लगाया जा सके। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस नए नए प्रयोग करती रहती है। पुलिस वालों की संख्या बढ़ाने से लेकर तकनीक की मदद से क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश। सीबीआई जैसी एजेंसी भी नेशनल सिक्योरिटी और बड़े अपराधों पर कार्रवाई करती है, लेकिन विदेश भाग जाने वाले अपराधियों को वापस लाना, उन्हें सजा दिलाना आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए भारतीय एजेंसियां दूसरे देश की एजेंसियों के साथ इंटरपोल की मदद लेती हैं, जिसे आसान बनाने के लिए भारत पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब इंटरपोल से सीधे हर राज्य की पुलिस भी सहायता ले सकेगी। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। एजेंसी तो बाद में भी सीबीआई ही रहेगी, परंतु इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे, ढेर सारी सूचनाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे और सटीकता के साथ अनेक प्रकार के दुनिया के क्राइम का विश्लेषण कर हमारे यहां क्राइम होने से पहले इसको रोकने की संरचना भी खड़ी कर पाएंगे। अब ये भारत पोल क्या है, ये नई तकनीक क्या है, इसे आसान भाषा में समझने की जरूरत है। दरअसल ये एडवांस्ड ऑनलाइन पोर्टल का नाम है। इसे सीबीआई ने तैयार किया है। इसका नाम भारत पोल रखा गया है। केंद्रीय एजेंसियों, राज्यों के पुलिस का एक ज्वाइंट पोर्टल है। सभी राज्यों के पुलिस यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, जिस किसी भी अपराधी के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर की जा सकेगी। उसे किसी भी स्टेट की पुलिस इंक्लूडिंग सीबीआई हर कोई एक्सेस कर पाएगा और सीबीआई के पास जो इंफॉर्मेशन होगी किसी भी अपराधी की रिकॉर्डिंग, वो भी यहां पर मिलेगी। उसे कोई भी स्टेट पुलिस आसानी से एक्सेस कर पाएगी और उस अपराधी के खिलाफ शिकंजा कस पाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि वांटेड अपराधियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पोर्टल के जरिए इंटरपोल से भी सीधी मदद ली जा सकेगी। अभी सीबीआई के जरिए ही इंटरपोल से रिक्वेस्ट होता है। वांटेड अपराधियों के खिलाफ एक्शन में तेजी आएगी। अब तक सीबीआई इंटरपोल ऑफिसर और एसपी, डीएसपी लेवल के यूनिट ऑफिसर से लेटर, ईमेल और फैक्स के जरिए ही जानकारी शेयर की जाती थी। अब भारत पोल पोर्टल की मदद से सीबीआई केंद्र और राज्य के स्तर पर इंटरपोल ऑफिसर से डायरेक्टली जुड़ सकेगी। पोर्टल पर ही जानकारी शेयर की जाएगी। ईमेल, फैक्स की जरूरत नहीं होगी। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों पर अब देश की सभी एजेंसियां एक साथ अपराधियों को ट्रैक कर पाएगी। भारत पोल की मदद से सभी राज्यों की पुलिस के लिए भी अपराधियों के खिलाफ रेड नोटिस सहित अन्य कलर कोड नोटिस जारी करने की प्रोसेस को आसान किया जा सकेगा। चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे शस्त्रों का स्मगलिंग हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो और सीमा के पार से होने वाले टेररिज्म रिलेटेड अपराध हो, ये सभी अपराधों को एक राज्य की पुलिस अपने यहाँ के अपराध को भारत पोल के नेटवर्क के माध्यम से 195 देशों की पुलिस के साथ साझा कर इनका सहयोग प्राप्त करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रावधान ऐसे किए जा रहे हैं कि भारत पोल पोर्टल के जरिए विदेश में बैठे अपराधियों के खिलाफ देश में ट्रायल शुरू होगा। सजा मिलने के बाद इन अपराधियों को वापस लाने में आसानी भी होगी। कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने
भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। तो जिस इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल को बनाया गया, वो इंटरपोल क्या है, इसे भी आप आसान भाषा में समझिए। इंटरपोल को आसान भाषा में इंटरनेशनल पुलिस कह सकते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सदस्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपराधिक मामलों में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन को आसान बनाता है। इंटरपोल का मकसद इंटरनेशनल अपराधों पर लगाम लगाना है और जांच में मदद करना है। इंटरपोल का गठन 1923 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। इंटरपोल में फिलहाल 196 सदस्य देश हैं, जो इसे यूएन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिसका हिस्सा भारत 1949 से बना था और अब तक है। इसी की तर्ज पर स्वदेशी पोर्टल भारत पोल लॉन्च हुआ है। उम्मीद है कि भारत में अपराध कंट्रोल में और गुनहगारों को सजा दिलाने में भारत पोल एक सक्रिय भागीदारी निभा पाएगा। इंडिया पोल में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी है। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.